झांसी में लूट और कालपी की लड़ाई। झांसी में 7 दिन तक अंग्रेजों ने लूट किया। फिर 8वें दिन शहर में ढिंडोरा पिटवाकर माफी की सूचना प्रकाशित करवा दी और लोगों से बिना डर के रहने को कहा। झांसी में ढिंडोरा पीटने के दूसरे दिन महल के सामने बाजार लगाया गया। लोगों ने अपनी अपनी जरूरत के अनुसार चीजें लेकर फिर कुछ दिनों तक संसार में रहने की तैयारियां की। शहर के बाहर अंग्रेजी छावनी में लूटा हुआ सामान रोज नीलाम किया जाता था। इस विषय का उल्लेख साहब ने भी किया है। वे लिखते हैं, द प्राइज एजेंट्स वेयर बूजली engaged daily in taking stock of the money, jewels and other valuables found in the palace and town, and sales were going on daily in camp for the disposal of prize goods and the property that once belonged to officers who had died in action. लड़ाई का उपयोगी सामान और हाथी घोड़े आदि सिंधिया सरकार ने खरीद लिए। बाकी सामान अन्य राजाओं और रईसों ने अपनी अपनी जरूरत के अनुसार नीलामी में ले लिया। इस तरह झांसी के प्राचीन राज्य वैभव का अंत हुआ और बहुत सारा धन ब्रिटिश सरकार को मिला। झांसी विजय के बाद सर ह्यूरोज ने 25वीं पलटन के अधिकारी मेजर रॉबर्टसन के अधिकार में किला देकर शहर का अच्छा प्रबंध किया। उन्होंने अपनी सेना के घायल हुए लोगों की सेवा और इलाज के लिए एक अस्पताल खोल दिया। युद्ध में मरे हुए लेफ्टिनेंट डिक, लेफ्टिनेंट मीकली जॉन, लेफ्टिनेंट सिंक्लेयर, लेफ्टिनेंट सियनसन आदि योद्धाओं के मृत शरीर का ईसाई धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। इसी तरह सन 57 के जून महीने में जो अंग्रेज अफसर विद्रोहियों के हाथ से मारे गए थे, उनका भी संस्कार करवाकर उनकी आत्मा की शांति दी गई। इस युद्ध में सर ह्यूरोज ने अपनी वीरता और कुशलता का बहुत अच्छा परिचय दिया। इसके संबंध में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और सर कॉलिन केवल आदि बड़े बड़े लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा और स्तुति की है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झांसी में जो घनघोर संग्राम और महाप्रलय हुआ, उसमें दोनों ओर के कितने आदमी मारे गए। अंग्रेज ग्रंथकारों के प्रमाणों से पता चलता है कि अंग्रेजों के 36 सेनापति और 307 सिपाही मरे और जख्मी हुए झांसी के 5000 आदमी मारे गए। परंतु इस बात का निर्णय नहीं किया गया है कि झांसी के 5000 आदमी युद्ध में मारे गए या बीजन में। डॉक्टर साहब के कथन से यह समझ में आता है कि झांसी के बीजन में ही बहुत सारे लोग मारे गए। वे लिखते हैं, इन झांसी वी burned and buried upwards of 1000 bodies, and if we take into account the constant fighting carried since investment and the battle of Betwa, I fancy I am not far wrong when I say I believe we must have slain 3000 of the enemy. हालांकि अन्य ग्रंथकारों ने झांसी की लूट और महाप्रलय का विस्तृत वर्णन अपने ग्रंथ में नहीं किया है, फिर भी विषयों का वर्णन करते समय इन बातों का जो थोड़ा सा उल्लेख किया है, उससे लगता है कि झांसी में लगातार 3 दिन के लिए जो बीजन बोला गया, उसमें बहुत सारे आदमी मारे गए। युद्ध में उतने आदमी नहीं मारे गए, लेकिन लेखक मिस्टर मार्टिन ने अपनी किताब में लिखा है, On the 4th of April, the fort and the remainders of the city were taken possession of by the troops, who committed fearful slaughters. No less than 5000 persons are stated to have perished at Jhansi, or to have been outdone by the flying camps. The plunder obtained is said to have been very great. अंग्रेज ग्रंथकारों के भिन्न भिन्न लेखों से यह बात निर्विवाद सिद्ध नहीं होती कि महारानी लक्ष्मीबाई के 5000 आदमी झांसी की लड़ाई में ही मारे गए, किंतु यह पता चलता है कि इनमें से अधिकांश लोग झांसी की लूट और बीजन में ही मारे गए। दूसरे दिन 5 अप्रैल को महारानी लक्ष्मीबाई झांसी के किले से निकलकर भांडेर नामक एक गांव में पहुंची। वहां स्नान आदि से निर्वित होकर उन्होंने अपने पुत्र दामोदर को कुछ खिलाया पिलाया।
इसके बाद वे काल्पी की ओर जाने की तैयारियां कर रही थी। इतने में ही लेफ्टिनेंट बॉकर महारानी को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ गांव के समीप आ पहुंचे। उस समय महारानी के पास ना तो सेना थी और ना ही अपनी रक्षा के लिए एक तलवार के अलावा अन्य कोई साधन न था। इसलिए अपने पुत्र को पीठ पर बांध, हाथ में तलवार ले, घोड़े पर सवार हो वे शत्रु से लड़ने को तैयार हो गई। अंग्रेजी सवारों ने उन पर बहुत जोर से धावा किया। वास्तव में यही समय महारानी के युद्ध कौशल की परीक्षा का समय था। एक ओर बॉकर साहब के समान अनुभवी अंग्रेज वीर अपने चुने हुए सवारों को साथ लेकर वायु की गति से दौड़ते चले आ रहे थे और दूसरी ओर उनका सामना करके वहां से सुरक्षित भाग जाने की कोशिश एक ब्राह्मण स्त्री कर रही थी। वह बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य था। हालांकि ऐसे कठिन समय में जीत की आशा करना महारानी के लिए असंभव जैसा था, फिर भी उन्होंने अपने अलौकिक साहस, दृढ़ निश्चय, अद्भुत शूरता और अद्वितीय रण कौशल से एक रणशूर अंग्रेज योद्धा के भी दांत खट्टे कर दिए। जैसे ही लेफ्टिनेंट बॉकर अपने घोड़े को दौड़ाते हुए लक्ष्मीबाई को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही लक्ष्मीबाई ने कुछ दूर हटकर अपनी तलवार का एक हाथ इतनी चपलता से चलाया कि लेफ्टिनेंट बॉकर घायल होकर छटपटाते हुए नीचे गिर पड़े। बस फिर क्या था, रानी ने उसी समय अपने घोड़े को वायु गति से आगे दौड़ाया और सीधा काल्पी का रास्ता पकड़ा। इस समय लक्ष्मीबाई के युद्ध निपुणता की परीक्षा क्षण भर में ही हो गई। संग्राम में योद्धाओं और कवि मंडल में कवियों का तेज या उसका अभाव एक क्षण भर ही मालूम हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने कवि की उस उक्ति को खुद पर बहुत अच्छी तरह चरितार्थ कर दिया। एक ही क्षण में उनका अपूर्व तेज प्रकट हो गया। जख्मी लेफ्टिनेंट बॉकर साहब और उनके साथी सवार हताश होकर झांसी लौट आए। इस लड़ाई का वर्णन अंग्रेज लेखकों ने अपने ग्रंथों में विस्तार पूर्वक नहीं किया। मार्टिन साहब ब्रिटिश इंडिया नाम की पुस्तक में सिर्फ इतना लिखा है, She was pursued and nearly overtaken. Lieutenant Bowker with a party of cavalry followed her to a Bundere, 21 miles from Jhansi, and there saw a tent in which was spread an unfinished breakfast. Pursuing on, he came in sight of the Rani, who was escaping on a grey horse with 4 attendants, but at this point he was severely wounded and compelled to relinquish the pursuit. महारानी लक्ष्मीबाई दिन भर घोड़ा दौड़ाती हुई रात के 12 बजे काल्पी पहुंची। धन्य है जो स्त्री राजसी सुख, विलास और वैभव में रहती थी, उसी ने आज बिना कुछ खाए पिए अपने पीठ पर पुत्र को बांधकर 24 घंटे में 102 मील की यात्रा की और रास्ते में अनेक परेशानियों के आ जाने पर भी अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ता से पालन किया। इससे महारानी के साहस, मनोनिग्रह और घोड़े पर बैठने की शक्ति का सच्चा परिचय मिलता है। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे काल्पी शहर के बारे में और उसमें हुई लड़ाई। तब तक के लिए धन्यवाद।